हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। 12वां चैप्टर हमने चालू कर रखा था, सब नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ प्राकृतिक संसाधन, और उस चैप्टर को काफ़ी आगे तक बढ़ा दिया था हमने। और अगर मैं बात करूँ लास्ट वीडियो की, लास्ट लेक्चर की, तो हमने टॉपिक किया था वन्य जीवों का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों का संरक्षण हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की जो क्लास है, आज का जो टॉपिक रहेगा वही वन या वन्य जीवों से रिलेटेड है, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक की हेडिंग क्या है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, समझना, ध्यान से सोचना, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 1972 में भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। 1972 में भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। बाद में इसका गठन होता गया, मतलब भारत सरकार ने अपने स्तर पर काफी काम किया वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए, वनों का संरक्षण करने के लिए, और क्या क्या किया वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूं कि वन्य जीव संरक्षण या वनों का संरक्षण, ये कोई राष्ट्रीय ऐसे समस्या नहीं है, ये हमारे देश की कोई समस्या नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। तो फिर हुआ क्या? सभी देशों ने मिलकर 1948 में एक संस्था का गठन किया। फिर से बोल रहा हूं, सभी देशों ने मिलकर 1948 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई, और उस संस्था का नाम था IUCN। अगर इसको हम शॉर्ट में बोले ना, इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसको बोला जाता है IUCN। और इसका गठन हुआ 1948, और ये कोई राष्ट्रीय समिति नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल की समिति है। समझ में आ रही होगी बात? मैं क्या बोला? मैं ये कह रहा हूं कि 1972 में इंडिया के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया। बाद में इस चीज में संशोधन होता गया, सुधार होता गया, भारत सरकार के द्वारा इसको बहुत सारा सुधारा गया। ठीक है, फिर ये जो समस्या है ना, ये हमारे देश की समस्या नहीं है, ऐसी समस्याएं और भी देशों में आ रही थी। वहां पर भी वन्य जीवों का हरण हो रहा था, वहां पर भी वनों का विनाश हो रहा था। फिर सभी देशों ने मिलकर, सभी देशों ने आपस में मीटिंग करके एक बहुत बड़ी संस्था का निर्माण किया, एक इंटरनेशनल लेवल पर संस्था का निर्माण किया, जिसका नाम था IUCN। और ये IUCN हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। अब देखो, जो IUCN है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है? सुनो ध्यान से, IUCN के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? IUCN के अंतर्गत हमें यही पढ़ना है कि वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए, या वनों का संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे प्राकृतिक संपदा को बचाया जा सकता है। तो IUCN के द्वारा सबसे पहले क्या किया? एक रेड डाटा बुक बनाई गई। IUCN के द्वारा क्या बनाई गई? रेड डाटा बुक। ठीक है, और इस रेड डाटा बुक के अंदर विलुप्त प्रजातियों का, विलुप्त प्रजाति, अब चाहे वो विलुप्त प्रजाति पेड़ पौधों की हो, चाहे वो विलुप्त प्रजाति जीव जंतुओं की हो। कहने का मतलब ये है कि 1948 में IUCN बना, तो IUCN ने क्या किया? एक बुक बनाई, जिसको रेड डाटा बुक बोला जाता है, और उसी बुक के अंदर विलुप्त प्रजातियों का आंकड़ा रखा जाता है। उसके अंदर ये लिख दिया जाता है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, कौन सी प्रजाति विलुप्त होने वाली है, कौन सी प्रजाति शीघ्रता से विलुप्त होने की कगार पर है, या कौन कौन सी प्रजातियां आज से पहले पाई जाती थी या आज नहीं पाई जाती, या कौन सी प्रजातियां भविष्य के अंदर मिलेगी। इन सब चीजों का डाटा बनाया गया, और इन सब चीजों के डेटा को इकट्ठा किया एक बुक के अंदर, और उसी बुक का नाम निकाला रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक लाल आंकड़ा संग्रहण वाली किताब, रेड डाटा बुक। तो अब हमें क्या करना है? देखो, IUCN के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों को इकट्ठा किया गया, किसके अंदर? रेड डाटा बुक के अंदर। किसके अंदर? रेड डाटा बुक के अंदर। तो IUCN ने इस समस्या को देखते हुए कि कौन सी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, कौन सी प्रजाति विलुप्त होने वाली है, कौन सी प्रजाति विशेष क्षेत्रों पर ही पाई जाती है, कौन सी प्रजाति दुर्लभ है, और कौन सी प्रजाति अपर्याप्त है, मतलब भविष्य में पाई जाने वाली है, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए, इन सभी कारणों को देखते हुए
1948 में IUCN ने 5 प्रकार की प्रजातियों का गठन किया। कितने प्रकार की प्रजातियां? 5 प्रकार की प्रजातियां। अब वो जो 5 प्रकार की प्रजातियां हैं, देखो वो कौन कौन सी है। सबसे पहले ध्यान देना, जो पहली प्रजाति थी वो थी दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति, एक बार नाम लिख देता हूं फिर समझ में आता। पहले दुर्लभ प्रजाति थी, सेकंड जो प्रजाति थी, पहली दुर्लभ प्रजाति, दूसरी संकटग्रस्त प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति, सेकंड थी संकटग्रस्त, तीसरी जो प्रजाति थी वो थी सभेद्य प्रजाति, चौथी जो प्रजाति थी सभेद्य दुर्लभ, पांचवी जो प्रजाति थी वो थी अपर्याप्त प्रजाति। अपर्याप्त प्रजाति, ठीक है। तो IUCN ने क्या किया, इन जातियों को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। कितनी प्रजातियों में बांटा? 5। पहली प्रजाति संकटग्रस्त प्रजाति, ठीक है, सॉरी, पहली प्रजाति दुर्लभ प्रजाति सॉरी गलत लिख दिया, दुर्लभ नहीं है, पहली प्रजाति है विलुप्त प्रजाति। ओके, जो फर्स्ट प्रजाति है उसका नाम है विलुप्त प्रजाति, सेकंड प्रजाति संकटग्रस्त प्रजाति, तीसरी प्रजाति सभेद्य प्रजाति, चौथी प्रजाति दुर्लभ प्रजाति और पांचवी प्रजाति थी अपर्याप्त प्रजाति। IUCN ने इन जातियों को 5 भागों में बांटा। अब देखो डिटेल से पढ़ाता हूं 1 बाय 1। सबसे पहले बात करें ना विलुप्त प्रजाति की। कौन सी प्रजाति की? विलुप्त प्रजाति। तो विलुप्त प्रजाति से मेरा तात्पर्य है कि वे जातियां जो आज कंप्लीटली विलुप्त हो चुकी है, जिनका नामो निशान अब इस धरती से, इस दुनिया से क्या हो चुका है? मिट चुका है। वे चाहे वो जातियां पेड़ पौधों की हो, चाहे वो जातियां जीव जंतु की या किसी अन्य समुदाय की जाति हो, लेकिन विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत वे जातियां आती है जो आज वर्तमान में कंप्लीटली विलुप्त हो चुकी है, बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। उनका कहीं पर भी कोई पद चिन्ह नहीं है, कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जो विलुप्त प्रजातियां है ना, आज वर्तमान में नहीं पाई जाती, लेकिन विलुप्त प्रजाति किसी समय भूतकाल में पाई जाती थी, आज उनका नामो निशान मिट गया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि विलुप्त प्रजाति के एग्जाम्पल कौन से हैं। आप भी सोच रहे होंगे सर ऐसी कौन सी जाति है जो पहले पाई जाती थी लेकिन आज वो खत्म हो चुकी है। तो इसका एग्जाम्पल मैं लूं, एक तो है डायनासोर, नाम सुना होगा आपने, डायनासोर, एक डायनासोर है और एक है राइनिया। डायनासोर आपने देखा होगा, और जो राइनिया होता है ना, राइनिया ये गेंडे की तरह होता है राइनिया। ये दोनों प्रजाति किसी समय पाई जाती थी, दोनों प्रजाति किसी समय पाई जाती थी, आज कंप्लीटली क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। और अगर मैं एग्जांपल दूं, डोडो पक्षी है, गागरोनी तोते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जीव जंतुओं की प्रजातियां थी जो किसी समय इस पृथ्वी पर उपलब्ध थी। आज से पहले वाले टाइम में अगर हम रिवर्स होकर जाए तो ये प्रजातियां किसी समय पृथ्वी पर पाई जाती थी, लेकिन आज बिल्कुल कंप्लीटली क्या हो चुकी है? नष्ट हो चुकी है। तो इन प्रजातियों को बोला जाता है विलुप्त प्रजातियां। कौन सी प्रजातियां? विलुप्त प्रजातियां। और इन्हीं प्रजातियों को IUCN ने संग्रहित कर रखा है किसके अंदर? रेड डाटा बुक। अगर आप सोचो, अगर इन प्रजातियों की जानकारी रेड डाटा बुक में नहीं होती तो हमें कैसे पता चलता? तो इन जब ये प्रजातियां थी ना, तभी इनको लिख दिया था। जब ये संकटग्रस्त थी, जब ये नष्ट होने वाली थी, विलुप्त होने वाली थी, उससे पहले ही इनका कलेक्शन कर दिया था रेड डाटा बुक के अंदर, वहां पर लिख दिया था। तो आने वाली पीढ़ियों को पता चला कि किसी टाइम पर ऐसे भी जीव हुआ करते थे। डायनासोर है, राइनिया है, डोडो पक्षी है, गागरोनी तोते हैं, ऐसे कई टाइप के जानवर थे या कई टाइप के जीव थे। नंबर 2 जो प्रजाति है वो कौन सी प्रजाति है? संकटग्रस्त प्रजाति। कौन सी प्रजाति? संकटग्रस्त प्रजाति। कहने का मतलब यही है कि वो प्रजाति जो आज के समय संकटग्रस्त है, मतलब समाप्त होने वाली है। अगर टाइम पर उनको नहीं संभाला गया, टाइम पर उनकी केयर नहीं की गई, या टाइम पर उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं गई, तो ये वाली जातियां आने वाले टाइम में क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएंगी। ये संकटग्रस्त है, और संकटग्रस्त का मतलब है ये वे प्रजातियां हैं जो भविष्य में विलुप्त हो जाएगी, जो इस समय विलुप्त होने की कगार पर है। विलुप्त नहीं हुई है, लेकिन विलुप्त होने के कगार पर है, आने वाले टाइम में ये नष्ट हो जाएगी।
क्यों नष्ट हो जाएगी? क्योंकि इन जातियों को इनके अनुसार इनका वातावरण नहीं मिल पा रहा, ये अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पा रहे, ये अपने आप को सहज सरल महसूस नहीं कर पा रहे, इनकी सभी सुख सुविधाएं कंप्लीट नहीं हो रही, तो इसी वजह से ये क्या हो रहे हैं, अपने आप को हीन महसूस कर रहे हैं और धीरे 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 इनका नामो निशान ही मिट जाएगा अगर टाइम पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये कौन सी प्रजातियां हैं? ये प्रजातियां, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, गोडावन पक्षी है, गोडावन के अलावा बात करें बब्बर शेर है, बब्बर शेर है वगैरह है, ठीक है। ये कौन सी प्रजातियां हैं? ये संकटग्रस्त प्रजातियां। अगर टाइम पर इनको नहीं संभाला गया, टाइम पर इनको उचित वातावरण नहीं दिया गया, टाइम पर इनको इनके अनुसार माहौल नहीं मिलाना, तो ये इन फ्यूचर विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। इन फ्यूचर ये क्या है, ऐसे बोल सकते हैं विलुप्त होने की कगार पर है, एंडेंजर्ड है ये, या एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ये विलुप्त हो जाएगी। सब भेद्य प्रजाति, देखो इन दोनों प्रजातियों में ज्यादा फर्क नहीं है। संकटग्रस्त प्रजाति जो भविष्य में विलुप्त होने वाली है, विलुप्त होने की कगार पर है, संकटग्रस्त है, इनके ऊपर संकट मंडराया हुआ है, ताकि संकट का ही का है कि ये भविष्य में विलुप्त हो जाएगी। और ये जो प्रजाति है ये भी संकटग्रस्त प्रजाति है, लेकिन सब भेद्य का मतलब है ये बिल्कुल ही संकटग्रस्त है, और बिल्कुल ही संकटग्रस्त का मतलब है ये बहुत जल्दी विलुप्त होने की कगार पर है। ये तो हम ऐसे मान सकते हैं कि इनको विलुप्त होने में टाइम लगेगा। गोडाउन पक्षी है, बब्बर शेर है, ठीक है, चीता है वगैरह है, इनको टाइम लगेगा, लेकिन ये जो जाति है ना सब भेद्य, ये शीघ्र ही विलुप्त होने की कगार पर है, बिल्कुल ये एंड पर आ चुकी है। अगर इनको उचित माहौल, उचित वातावरण या इनके अनुसार प्रवेश नहीं मिला तो ये तुरंत क्या हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी, यानी कि ये एंडेंजर्ड है, ये एक्सटिंक्ट होने वाली है, ये विलुप्त होने वाली है, बेहद जल्दी विलुप्त होने वाली है, भविष्य में बेहद जल्दी विलुप्त होने वाली है। ये भी विलुप्त होने वाली है, लेकिन इनको टाइम लगेगा, ये शीघ्रता से विलुप्त होने वाली है। सब भेद्य जातियां शीघ्रता से विलुप्त होने वाली है। हालांकि ये भी विलुप्त होने वाली है, आप समझ रहे होंगे, इनको विलुप्त होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये शीघ्रता से विलुप्त होने वाली है, मतलब एंड पर है, लास्ट छोर पर है, लास्ट किनारे पर है। ओके, जाति नंबर या प्रजाति नंबर 4, दुर्लभ प्रजातियां। देखो नाम से ही पता लग रहा है दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब होता है जो रेयर केस में पाई जाती है। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो हर किसी जगह पर नहीं पाई जाती, दुर्लभ प्रजाति है, किसी विशेष क्षेत्र पर ही पाई जाती है। और ये भी आप नोटिस कर लो, वे प्रजातियां जो इस संसार के किसी विशेष कोने में या किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है, किसी पर्टिकुलर पैलेस पर पाई जाती है, हर जगह नहीं है, सार्वजनिक, या ऐसे बोले हम कि ये ऐसे नहीं है कि हर जगह पाई जाए, ये स्थानिक है। तो स्थानिक प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्रजातियां उसी जगह पर ही है, अगर वो वहां से विलुप्त होगी तो दूसरी जगह तो है ही नहीं, पहले से ही नहीं है। तो इन प्रजातियों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है, ये प्रजातियां सबसे ज्यादा संकटग्रस्त होने की कगार पर है, ये विलुप्ति की कगार पर सबसे ज्यादा जाती है या सबसे पहले पहुंच जाती है। तो दुर्लभ प्रजातियां जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर या किसी स्थानिक स्थान पर ही पाई जाती है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, हिमालय में पाया जाने वाला हिमालयी हिमालयी भालू, और एक है विशाल पांडा, एक तो विशाल पांडा है और एक हिमालयी भालू है। हिमालयी भालू और दूसरा कौन सा है, विशाल पांडा। पांडा जो है ये भी भालू की कौम का आता है, उसी स्पीशीज का होता है। तो जो हिमालयी भालू है ओनली किस स्थान पर पाया जाता है, हिमालय में। अगर सोचो ये यहाँ से विलुप्त हो चुका है तो संसार के दूसरे किसी कोने में नहीं है। विशाल पांडा ये भी हिमालय वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, दुनिया के दूसरे किसी कोने में नहीं है। तो अगर इनको टाइम पर नहीं संभाला गया तो ये भी विलुप्त होने की कगार पर आ जाएंगे, संकटग्रस्त कगार पर आ जाएंगे और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट, अपर्याप्त प्रजाति। अपर्याप्त प्रजाति, अपर्याप्त का मतलब है ये वो प्रजातियां होती है जो वर्तमान में नहीं है, जो भविष्य में भी जो भूतकाल में भी नहीं थी, जो वर्तमान में आज के टाइम पर भी नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में हमें ऐसे कई नई प्रकार की प्रजातियां मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अपर्याप्त प्रजाति का मतलब ये है कि ये कभी भूतकाल में नहीं देखी गई और वर्तमान जो आज का टाइम है, आज के टाइम पर भी ये नहीं पाई जाती, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसी कल्पना की जाती है, ऐसा हम सोच कर चलते हैं कि भविष्य में हमें
कुछ नई प्रकार की प्रजातियां मिलने वाली है और उन प्रजातियों को बोला जाता है अपर्याप्त प्रजातियां, अपर्याप्त प्रजातियां। ठीक है, ये लो कितने टाइप की हो गई, 5 टाइप की। तो IUCN के अंतर्गत, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंतर्गत 1948 में बनी बैठक, 1948 में रची गई समिति के आधार पर सभी देशों ने मिलकर एक बुक बनाई जिसको बोलते हैं रेड डाटा बुक, और उस बुक के अंदर इन 5 प्रकार की प्रजातियों का वर्णन किया गया है। विलुप्त प्रजाति जो नष्ट हो चुकी है, आज नहीं पाई जाती। संकटग्रस्त जो भविष्य में उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो संकट हो जाएगी, मतलब संकटग्रस्त या खत्म हो जाएगी। नंबर 3 सभ्यद्य जो बेहद जल्दी संकटग्रस्त कगार पर है, बेहद जल्दी विलुप्त होने वाली है। नेक्स्ट दुर्लभ प्रजाति हर स्थान पर नहीं पाई जाती, किसी विशेष या पर्टिकुलर प्लेस पर पाई जाती है, तो उनको विलुप्त होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता ये है। और फाइनली लास्ट की जो प्रजाति है वो है अपर्याप्त प्रजाति, जो ना तो भूतकाल में पाई जाती थी ना वर्तमान में पाई जाती है, जिनकी कल्पना हम भविष्य में होने को लेकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की प्रजातियां बताइए किसने, IUCN ने। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, अब ये एक चिंता का विषय है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इन प्रजातियों को नहीं संभाला गया तो ये या तो विलुप्त हो चुकी है, या संकटग्रस्त है, या बहुत जल्दी नष्ट होने वाली है। ठीक है, किसी विशेष स्थान पर है, तो हमें जरूरत है इन प्रजातियों को संभालने की, हमें जरूरत है इस धरोहर को आगे लेकर जाने की, हमें जरूरत है इस प्राकृतिक संपदा को बनाए रखने के लिए। तो क्या किया जाए, तो सोचो सभी देशों ने मिलकर, ये समस्या तो सबके सामने आ गई कि अगर नहीं किया गया तो ये काम हो जाएगा। ये तो अगर मैं बात करूं ना, ये तो IUCN ने एक इंडिकेट किया है, ये तो इस बैठक ने, इस संस्था ने एक चेतावनी दी है कि ये समस्या हमारे सामने है, ये समस्या हो चुकी है और ये आने वाली है। तो ये तो उन्होंने एक चेतावनी दी है कि ऐसा होता है। तो अब आप क्या करोगे इन चीज़ों के लिए, गवर्नमेंट क्या करेगी, हम निजी स्तर पर इन चीज़ों के लिए क्या करेंगे, हम हमारी प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए क्या किया जाएगा। तो ऐसा सोच समझकर भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार के ऐसे संरक्षण क्षेत्र बनाए गए, कई प्रकार से ऐसे रिजर्व्ड एरिया बनाया गया जिनके अंदर हम हमारी इस प्राकृतिक धरोहर को संभाल कर संजो कर रख सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं कि सरकार की तरफ से क्या बनाए गए, यानी कि इसकी हेडिंग क्या हो जाएगी जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वन्य जीव संरक्षण या वनों के संरक्षण के लिए, या फिर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार की तरफ से किए गए निजी प्रयास, निजी प्रयत्न। देखो प्रयास 2 तरीके के हैं, एक तो इंटरनेशनल प्रयास किया गया, ठीक है, और एक नेशनल प्रयास। तो राष्ट्रीय प्रयास क्या थे, राष्ट्रीय प्रयास, भारत सरकार ने अपनी तरफ से क्या राष्ट्रीय प्रयास किया, जिसका पहला पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। दूसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, नेशनल सेंचुरी। तीसरी अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और एक है जीवमंडल नीचे या बायोस्फीयर रिजर्व, देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखो हम ये पढ़ने जा रहे हैं IUCN जो घटक थी, ठीक है, जो विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ है, उसका पूरा मैटर समझ में आ गया, उसका पूरा फंडा समझ में आ गया कि इन्होंने किस चीज को लेकर काम किया, भविष्य में आने वाली किस समस्या के लिए हमें आगाह किया है, किस समस्या के लिए हमें चेताया। तो ये समस्या तो हमारे सामने आ गई। तो अब हम वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या करें, वन्य जीवों को बचाने के लिए हम क्या करें। तो भारत सरकार की तरफ से जो राष्ट्रीय प्रयास ये था कि भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, नेशनल पार्क बनाया गया। नेशनल पार्क का मतलब ये है कि कोई भी मान लो हमें ऐसा लगे कि ये वन संरक्षित एरिया के अंदर आता है, कि इस वन को बचाने की जरूरत है, इन जंगलों को बचाने की जरूरत है, यहाँ पर पाए जाने वाले वन्य जीवों को बचाने की जरूरत है, ऐसा लगे तो भारत सरकार ने क्या किया, उस पूरे एरिया को रिजर्व कर दिया।
ठीक है, उस पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया गया, संरक्षित कर दिया गया, चारों तरफ तार बाउंड्री लगा दी या चारों तरफ बाउंड्री खिंचवा दी कि इस एरिया के अंदर कोई घुस नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो कंप्लीटली भारत सरकार के अधीन आता है। कोई भी निजी कंपनियां या कोई भी निजी लोग इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि प्रवेश कर सकते हैं वो घूमने की दृष्टि से। अगर वो घूमने की दृष्टि भी राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो अपने स्वार्थ को साइड में रखकर, स्वार्थ को सिर्फ वो मनोरंजन की दृष्टि से जा सकते हैं, वन्य जीवों को निहारने के लिए या फिर वन जैसी प्राकृतिक संपदा को देखने के लिए। तो भारत सरकार ने अपनी तरफ से जो भी क्षेत्रफल, कि सरकार को ऐसा लगता है कि ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो एरिया है, इसको नुकसान होने वाला है, आने वाले टाइम पर इसको क्या होने वाली है, हानि होने वाली है, तो उस पूरे एरिया को ही भारत सरकार ने क्या करवा दिया, रिजर्व करवा दिया कि इसके अंदर कोई घुस नहीं पाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट कर्मचारी उसके अंदर स्थापित कर दिया इस राष्ट्रीय उद्यान का ध्यान रखने के लिए। तो वो एरिया होता है राष्ट्रीय उद्यान। कि इस देखो, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ये है कि क्षेत्रफल तो वही है, वन है ना, वन, उनको कवर करवा दिया कि इसमें कोई निजी क्षेत्र नहीं घुस पाएगा, इसमें कोई निजी लोग नहीं जा पाएंगे, इसमें कोई अनजान लोग नहीं घुसेंगे। ठीक है, इसके अंदर भारत सरकार द्वारा स्थापित कर्मचारी रहेंगे, कोई दूसरे नहीं। अगर कोई दूसरे जाते हैं तो उनका टिकट लगता है, बाकायदा वो टिकट देकर सिर्फ घूमने की दृष्टि से जा सकते हैं। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूँ पालतू जानवरों का चरावा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम अपनी गाय भैंसों को उसमें जाके चरा ले, ठीक है, या फिर वहां पर वन्य प्राणियों का अवैध शिकार करें। इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ना तो कोई निजी लोग वहां पर अपने पालतू मवेशियों को चरावा यानी कि चरा सकते हैं, ना ही वहां पर वन्य जीवों का संरक्षण वन्य जीवों का शिकार किया जा सकता है। कंप्लीटली इन चीज पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे हैं। राजस्थान के अंदर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उत्तरांचल में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो बुक के अंदर देखना एक पूरी टेबल बनी हुई है, तो आपको वो सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान याद करना है। अभी मैं बता नहीं सकता, कम से कम 10-15 राष्ट्रीय उद्यान है, तो उनको आपको याद करना है। दूसरी बात, राष्ट्रीय अभ्यारण्य। दूसरी बात कौन सी है, जो दूसरा पॉइंट है वो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य, नेशनल सेंचुरी। तो ये भी राष्ट्रीय नेशनल पार्क की तरह ही है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी वो क्षेत्र है जिन्होंने भारत सरकार को क्या किया है, रिजर्व किया है। सरकार को ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने उनको कवर करवा दिया, तार बाउंड्री करवा दी। ठीक है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य में भी कोई निजी लोग अपने पशुओं को चराने के लिए नहीं लेकर जा सकते हैं। वहां पर किसी भी प्रकार का वन्य जीव का संरक्षण या शिकार नहीं कर सकते। ठीक है, या किसी भी प्रकार से अपने क्रियाकलाप उस क्षेत्र में नहीं दिखा सकते। तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य या नेशनल सेंचुरी की भी पूरी टेबल बनी हुई है, किसके अंदर, बुक के अंदर पूरी टेबल बनी हुई है, पढ़ लेना। जैसे मैं बताऊं, तालछा पर अभ्यारण्य है, चूरू के अंदर है। ठीक है, कई प्रकार के एग्जाम, काजीरंगा है, ये सारे बुक के अंदर एक टेबल बनी है, कौन कौन से राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तो वहां से आप इस चीज को क्या करोगे, याद करोगे। नेक्स्ट, जीव मंडल नीचे, बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया एक क्षेत्र है, जिसमें कोई निजी संस्था, निजी लोग अपने क्रियाकलाप नहीं कर सकते। और इस क्षेत्र के अंदर तो देखो, नोटिस करना, यहाँ पर मैंने गोला लगाया, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से निजी लोग या कोई निजी कंपनी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इन दोनों क्षेत्रों के अंदर नेशनल पार्क में, नेशनल सेंचुरी में हम घूमने की दृष्टि से जा सकते हैं। हम इन दोनों क्षेत्रों में घूम कर आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ घूमकर, वहां पर हम किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी या क्रियाकलाप नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार से हम राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना पेड़ पौधों को, ना वन्य, सिर्फ घूमने जा सकते हैं इनके अंदर। ठीक है, और वो भी उनकी अनुमति से। इस क्षेत्र में तो घूमना बिल्कुल मना है। बायोस्फीयर रिजर्व में किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। नोटिस कर लेना, बायोस्फीयर रिजर्व या जीव मंडल नीचे में निजी कंपनियां और निजी लोगों को मनोरंजन की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से अंदर नहीं लेकर जाया जाता। बैन लगा हुआ इस चीज के ऊपर, ध्यान रखना इस चीज का। तो अगर मैं बात करूं 128 देशों के अंदर 669 बायोस्फीयर रिजर्व है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 128 देशों में 669 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इंडिया के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। किसके अंदर, इंडिया के अंदर। और भारत के अंदर पहला बायोस्फीयर कहां बनाया, 1986 के अंदर बनाया, नीलगिरी में। कहां पर बनाया, नीलगिरी के अंदर। ये चीज समझ में आ गई होगी
ये दो जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वन्य जीव और वनों को संरक्षित किया गया है, यहाँ पर हम घूमने की दृष्टि से जा सकते हैं। जो लास्ट वाला है जीव मंडल नीचे, या बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें घूमने की दृष्टि से हम अंदर नहीं जा सकते। 128 देशों में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 669। इंडिया के अंदर कितने हैं? 18। भारत के अंदर पहला बायोस्फीयर कब बनाया? 1986 में, और पहले उसका नाम क्या था? नीलगिरी। ये लो, तो ये IUCN के द्वारा इंडिकेट या निर्देशित की गई प्रजातियां थी। इन प्रजातियों को बचाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास, भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास ये थे कि अगर राष्ट्रीय उद्यान बना दिए जाएंगे तो वन्य जीवों को बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर ये एरिया हमने सुरक्षित कर लिया तो इसमें किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाए गए, ठीक है, और जीव मंडल नीचे बनाया गया। तो इस प्रकार हमने ये प्रयास करके, ठीक है, या इतना एफर्ट करके हमने वनीय प्राकृतिक धरोहर संपदा को बनाए रखा है, बचाए रखा है। तो ये वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण वाला टॉपिक क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक बच रहा है, और वो है जल संरक्षण, जल प्रबंधन और जल संरक्षण के उपाय। मतलब इतनी देर तो हम वनों को लेकर बातें पढ़ रहे थे, पेड़ पौधों को कैसे बचाएं, वन्य जीवों को कैसे बचाएं। अब यही सारी चीजें लागू होने वाली है किसके ऊपर? पानी के ऊपर। पानी का संरक्षण कैसे किया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए, ठीक है, पानी को बचाने के उपाय क्या है, ये सब चीजें। फिर ये टॉपिक कंप्लीट होते ही फिर एक छोटा सा कंप्लीट है कि हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है, हमारी जो राष्ट्रीय संपदा है, इसको बचाने के लिए हमने अपनी कौन सी जन भागीदारी दी, या हमने ऐसे कौन से आंदोलन किए जिससे राष्ट्रीय संपदा को क्या हुआ है? फायदा हुआ है, उसको बनाकर रखा हमने। तो ठीक है, ये जो दो टॉपिक है, जल संरक्षण का प्रबंधन और जल संरक्षण का उपाय, ये और एक जन भागीदारी, ठीक है, प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए जन भागीदारी, ये दोनों टॉपिक हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट टाइम पर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।